नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे कि दुनिया की दिग्गज सर्च इंजन कंपनी गूगल अगले 5 साल में भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से कई मुद्दों पर बातचीत की। इधर मंगलवार को भारत और अमेरिका के बीच वाणिज्य मंत्री स्तर की पहली व्यापार वार्ता होने जा रही है और कोरोना महामारी के वक्त हो रही इस बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा देश और दुनिया में कोविड-19 की क्या स्थिति है, राज्यों में कोविड-19 पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं, कई राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। दुनिया की दिग्गज सर्च इंजन कंपनी गूगल अगले 5 साल में भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कंपनी के सबसे खास कार्यक्रम गूगल फॉर इंडिया के 6ठे संस्करण में आज ये बात कही। कोविड-19 की वजह से इस बार ये कार्यक्रम वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत की मजबूत डिजिटल यात्रा और भविष्य के रोड मैप पर अपने विचार साझा किए। भारत की युवा शक्ति और डिजिटल ताकत को पूरी दुनिया जान और मान रही है। इसकी झलक सोमवार को आयोजित गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में भी देखने को मिली। इस कार्यक्रम में केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत की डिजिटल ताकत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज भारत डिजिटल लेन देन में विश्व में अगुवा बनने की राह पर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल और डीबीटी के जरिए देश में बड़े बदलाव आए हैं। In the last 5.5 years of our journey, the way Indian digital products from digital payment to Jam Trinity Jandar Aadhaar Mobile to direct benefit transfer, sending billions of dollars and saving billions of dollars from being appropriated by fictitious claimants. All this is changing the digital narrative of India of digital inclusion. From Aadhaar to UPI to GSTN to Ayushman Bharat, all are operating on digital platforms developed by homegrown innovative technology by Indians. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत लगातार अपनी डिजिटल क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल क्रांति की प्रक्रिया से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के 1 लाख गांव को डिजिटल गांव बनाने की दिशा में काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब भारत का वक्त है और भारत की डिजिटल ताकत को गूगल ने पहचाना है। Our Prime Minister has already announced a big scheme for Atmanirbhar Bharat, whereby Indian entrepreneurs have been asked to create new digital products which are made in India. As I have said elsewhere, India's app economy is growing very powerfully. But we have not only to download apps, it is important also to upload apps made in India. These are opportunities waiting to be tapped. वर्चुअल इवेंट में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि कोविड-19 के इस दौर में ऑनलाइन लाइफलाइन बन गई है। इस वक्त गूगल की तरफ से शिक्षा को लेकर कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। भारत की पूरी जेनरेशन इंडिया फर्स्ट टेक्नोलॉजी है। भारत में लाखों की तादाद में कंटेंट क्रिएटर्स हैं। भारत में स्मॉल बिजनेसेस का दायरा बढ़ा है। 2 करोड़ 60 लाख स्मॉल बिजनेस डिजिटाइज्ड हुए हैं। इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट्स का भी दायरा बढ़ा है। सुंदर पिचाई ने भारत को क्षमताओं से भरा करार दिया और गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के जरिए अगले 5 साल में 75,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। The Google for India Digitization Fund. Through this effort, we will invest 75,000 crore rupees, or approximately $10 billion, into India over the next 5 to 7 years. Investments will focus on 4 areas important to India's digitization. First, enabling affordable access and information to every Indian in their own language, whether it's Hindi, Tamil, Punjabi, or any other. Second, building new products and services that are deeply relevant to India's unique needs.
Third, empowering businesses as they continue or embark on their digital transformation. Fourth, leveraging technology and AI for social good in areas like health, education, and agriculture. गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने डिजिटल इंडिया के विजन और कोविड-19 से मुकाबले के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी भारत में निवेश के लिए गूगल के सीईओ को धन्यवाद दिया और शिक्षा के क्षेत्र में कामों के लिए सराहना की। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए एक चैनल यानी 1 क्लास 1 चैनल शुरू करने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सुबह गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से कई मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी। उन्होंने सुंदर पिचाई से तकनीक के जरिए भारतीय किसानों और युवाओं की जिंदगी में आने वाले बदलावों समेत तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि आज सुबह सुंदर पिचाई से अच्छी बातचीत हुई। हम दोनों ने विभिन्न मुद्दों पर विशेषकर तकनीक की ताकत से भारत के किसान युवा के जीवन में आने वाले बदलावों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि चर्चा के दौरान मैंने और सुंदर पिचाई ने कोरोना वायरस के कारण काम के कल्चर में आए नए बदलाव पर भी बातचीत की। हमने महामारी के दौरान खेल आदि के क्षेत्रों में चुनौतियों पर भी चर्चा की और इसके अलावा डेटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि मुझे जानकर खुशी हुई कि कैसे गूगल ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे एजुकेशन, डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट आदि पर काम किया है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के सबसे ज्यादा 28,700 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ भारत में संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 8,78,000 के पार पहुंच गया है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3 लाख से अधिक हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट बढ़कर 63.2% हो गया है और वही पॉजिटिविटी रेट 13.09% और मृत्यु दर 2.63% है। पिछले 24 घंटे में 28,701 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 500 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 8,78,254 हो गई है। वहीं इस महामारी से अब तक 23,174 लोगों की जान भी जा चुकी है। कुल संक्रमण के मामलों में से 63.2% ठीक हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 5,53,471 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 18,800 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। वहीं 3,01,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। ICMR के अनुसार अब तक 1,18,06,256 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 2,19,103 लोगों की जांच की गई। इस बीच देश में कोरोना की जांच के लिए लैब की संख्या बढ़कर 1,200 हो गई है। देश में आज कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3 लाख के पार हो गई है। इसमें 165 दिन का समय लगा है। देश में कोरोना का पहला सक्रिय मामला 30 जनवरी को आया था। इसे 1 लाख पहुंचने में 125 दिन का समय लगा। 3 जून को यह आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया। इस दौरान ग्रोथ रेट 9.7% और रिकवरी रेट 48.31% था। इसके बाद कोरोना के मामले तेजी से बढ़े और 25 दिन में 28 जून को सक्रिय मामले 2 लाख से ज्यादा हो गए। हालांकि ग्रोथ रेट घटकर 2.8% और रिकवरी रेट बढ़कर 58.56% हो गया। अगले 15 दिनों में 13 जुलाई को कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3 लाख के पार हो गई। ग्रोथ रेट घटकर 2.7% और रिकवरी रेट 63.2% हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में पिछले 7 दिनों में औसत रोजाना करीब 26,000 मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली से सामने आ रहे हैं। यहां रोजाना केस भी सबसे ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। वहीं कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। वहीं पिछले 1 हफ्ते में लद्दाख, दिल्ली और उत्तराखंड में औसत ग्रोथ रेट सबसे कम दर्ज हुआ है। उन राज्यों की बात करें जहां पिछले 1 हफ्ते में रोजाना 1,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, उनमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यहां एक सप्ताह में औसत 6,830 केस सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 2.5 लाख से ऊपर पहुंच गई है। यहां रिकवरी रेट 55% से अधिक है।
तमिलनाडु में पिछले 7 दिनों में करीब 4,000 केस प्रतिदिन सामने आए हैं। कुल मामले 1,38,000 से ज्यादा हैं। यहाँ रिकवरी रेट 64% से अधिक है। कर्नाटक में औसत 2,000 केस रोजाना सामने आ रहे हैं और संक्रमितों की संख्या 38,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली में 1,800 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं और कोरोना के केस 1 लाख से अधिक हो गए हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 1,500 केस रोज सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले एक हफ्ते का औसत देखें तो कोरोना के 1,200 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। यहां 36,000 से अधिक केस दर्ज हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 1,100 केस रोज दर्ज हो रहे हैं। पिछले 7 दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में कोरोना की ग्रोथ रेट 3.3% रही है, लेकिन कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ये राष्ट्रीय स्तर से कम है। बीते सप्ताह के दौरान कोरोना की ग्रोथ रेट रोजाना लद्दाख में 1.1% और दिल्ली में 1.8% दर्ज की गई है। वहीं उत्तराखंड में 1.8%, हिमाचल प्रदेश में 1.9% और गुजरात में 2.1% रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकारें महामारी से निपटने के लिए हर संभव कोशिशों में जुटी है। बिहार के 20 जिलों में लॉकडाउन जारी है। महाराष्ट्र में पुणे और पिपरी चिंचवाड़ क्षेत्र में आज आधी रात से लॉकडाउन लागू होगा। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 2 और जिलों सीतामढ़ी और लखीसराय में 1 सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य के 3 अन्य जिलों नवादा, बक्सर और सुपौल में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही राज्य के 20 जिलों में लॉकडाउन जारी है। इन जिलों में आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश में अब हर शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। साप्ताहिक बंदी के दौरान सभी बाजारों की स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। महाराष्ट्र में पुणे और पिपरी चिंचवाड़ क्षेत्र में आज आधी रात से 23 जुलाई तक फिर लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। लातूर जिले में भी 15 से 30 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। थाने के कुछ हिस्सों में फिर 19 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते कर्नाटक के बेंगलुरु में 22 जुलाई तक पूरी तरह लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया गया है। ये लॉकडाउन बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होगा। तमिलनाडु के मदुरई में लॉकडाउन 2 दिन मंगलवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए श्रीनगर के 88 कंटेनमेंट जोन में आज से पाबंदी की घोषणा की गई है। इन क्षेत्रों में सभी प्रकार की गतिविधियों को रोक दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पर्यटकों के आगमन से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। पर्यटन क्षेत्र को कल से चरणबद्ध तरीके से खोलने का फैसला किया गया है। पहले चरण में पर्यटकों को विमानों से आने की अनुमति होगी। सभी यात्रियों के लिए कोविड महामारी से संबंधित परीक्षण करना अनिवार्य होगा। जम्मू कश्मीर आने वाले पर्यटकों के लिए पहले से होटल में बुकिंग होना भी आवश्यक होगा। होटलों के जरिए टैक्सी और अन्य परिवहन सुविधाओं की भी पहले से ही बुकिंग करानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात अगर कोविड-19 से जुड़ी वैश्विक खबरों की करें तो कोरोना महामारी के काल में सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर वैक्सीन कब आएगी। इसे लेकर रूस से बड़ी खबर सामने आई है। सेचेनो विश्वविद्यालय ने दावा किया है कि उसके सभी परीक्षण सफल रहे हैं। साथ ही देखेंगे वैश्विक आंकड़ों के साथ साथ कौन से देश कोविड-19 से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। रूस के सेचेनो विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है और इसके सभी ट्रायल सफल रहे हैं। दुनिया के तमाम देश कोरोना पर वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं। वैक्सीन पर ट्रायल के स्तर पर काम भी हो रहा है, लेकिन फिलहाल रूस की तरफ से खबर कोरोना काल में बड़ी राहत साबित हो सकती है। इसको लेकर भारत में रूस के दूतावास के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सेचेनो विश्वविद्यालय ने दुनिया की पहली वैक्सीन तैयार कर ली है। अब बात करते हैं कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा पीड़ित देशों की। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,29,00,000 को पार कर चुकी है, जबकि 5,69,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप अमेरिका पर पड़ा है, जहां अभी तक 33 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,35,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राजील है,
ब्राजील में अब तक 18,64,000 से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 72,000 को पार कर चुकी है। भारत वैश्विक आंकड़ों के लिहाज से तीसरे नंबर पर आता है। रूस भी कोरोना महामारी से खासा प्रभावित है। रूस में कोरोना संक्रमण के मामलों का आंकड़ा 7,26,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 11,400 को पार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों से भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पानी को बचाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के तहत चलाए जा रहे राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत कैच द रेन कार्यक्रम की प्रशंसा की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश और देशवासियों को बचाने के लिए हम सबको जल को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की आबादी की 18% आबादी भारत में है, लेकिन सिर्फ 4% पानी ही पीने योग्य है। उन्होंने कहा कि बारिश के पानी को बचाने के लिए सभी को हर संभव प्रयास करना चाहिए। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के अभियान कैच द रेन में देशवासियों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत अभियान की तरह जल संरक्षण को भी जन आंदोलन बनाने की भी बात कही है। स्वच्छ भारत अभियान की तरह जल संरक्षण को भी एक जन आंदोलन, जन अभियान बनाना होगा। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बूंद बूंद पानी का संरक्षण करने से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय जल मिशन के तहत वर्षा के पानी को विभिन्न स्तरों पर संरक्षित करने का बड़ा अभियान चल रहा है। इस मिशन को पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपना योगदान देने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मंगलवार को भारत और अमेरिका के बीच वाणिज्य मंत्री स्तर की पहली व्यापार वार्ता होने जा रही है। कोरोना महामारी के वक्त वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी विल्बर रॉस के बीच हो रही इस बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है। चीन से बदलते दोनों देशों के समीकरण कारोबार जगत में अपार संभावनाओं को पैदा कर सकते हैं और इस दौरान दोनों नेता भारत अमेरिका सीईओ फोरम की बैठक को भी संबोधित करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच कारोबार की अहम बातचीत से पहले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आत्मनिर्भर भारत में विदेशी व्यापार की भूमिका से जुड़े संदेहों को दूर कर दिया। वो सोमवार को बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक आम बैठक को संबोधित कर रहे थे। When we talk of infrastructure, we are not looking at only what we can do within the country. We are looking at greater global engagement. Now, after all, Atmanirbhar Bharat is not about closing India's doors. It's about opening India's doors. It's about greater global engagement, a larger role for our Indian entrepreneurs, businesses, and our youngsters and our stakeholders to become part of resilient global supply chains. भारत और अमेरिका के बीच कुछ मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों को विचार करना होगा। अमेरिका चाहता है कि उसके कृषि, डेयरी, मेडिकल और मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों को भारतीय बाजारों में जगह मिले। साथ ही डेटा लोकलाइजेशन की शर्तें आसान हों और भारत आयात शुल्क कम करने पर भी विचार करे। दूसरी तरफ भारत भी चाहता है कि ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई के लिए चीन पर निर्भरता कम की जाए। भारत चाहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और जो भारत का चाइना के ऊपर इंपोर्ट डिपेंडेंसीज है उसको किस तरीके से कम किया जाए। इसके लिए भारत कुछ पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है। उसमें खासकर एक फ्रेमिंग टेक्निकल रेगुलेशन और जो भारत का जो प्रोडक्ट्स हैं उसके क्वालिटी कंट्रोल मीजर्स को भारत मजबूत कर रहा है। हालांकि कोविड-19 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समीकरण बदले हैं। अमेरिका में अचानक बेरोजगारी बढ़ने से H-1B वीज़ा पर रोक लगी है, जिससे भारतीय कंपनियों पर असर पड़ा है। दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर जोर के चलते अमेरिकी कंपनियां भी कुछ विषयों पर सफाई चाहेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति की दौड़ में हैं और उनका नारा रहा है अमेरिका फर्स्ट। ऐसे में भारत से कारोबार करते वक्त अमेरिका कितनी रियायत देता है, देखने वाली बात होगी, खासकर तब जबकि दोनों देशों के बीच कारोबार में
अमेरिका का व्यापार घाटा पिछले 4 सालों से हर साल $21 बिलियन से ज्यादा का रहा है। इतना होते हुए भी एक बात तो तय है कि कई बड़ी अमेरिकी कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाहती हैं और भारत के लिए ये सुनहरा अवसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों की एक खासियत ये है कि दोनों एक दूसरे की चिंताओं, समस्याओं और खूबियों को बखूबी जानते हैं। इस बार जो बात होगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार को इस तरीके से बढ़ाया जाए ताकि दोनों एक दूसरे के पूरक अर्थव्यवस्था बन सकें, दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और सबसे अहम बात यह है कि दोनों के बीच व्यापार लगातार बढ़ भी रहा है। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। देश की प्रगति के लिए आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास जरूरी है। इसी के मद्देनजर केंद्र ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी संकल्प के तहत पिछले महीने विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, जिसका सिलसिलेवार विवरण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। अब वित्त मंत्री इसके कार्यान्वयन की व्यक्तिगत रूप से नियमित समीक्षा और निगरानी कर रही हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश की विकास यात्रा को नई गति और दिशा मिल रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा की है। इनमें अब तक किए गए प्रमुख कार्यों पर नजर डालें तो किसानों के लिए नाबार्ड के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी की स्वीकृति दी गई है। 6 जुलाई तक करीबन 24,900 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। योजना से 3 करोड़ से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। वित्त मंत्री ने 2020-21 में राज्यों के अनुमानित जीडीपी के 2% के बराबर अतिरिक्त क्रेडिट लाइन भी जारी की है। एमएसएमई समेत अन्य कारोबार के लिए स्वीकृत 3 लाख करोड़ में से 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। एनबीएफसी, एचएफसी और अन्य सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक ऋण गारंटी योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है। साथ ही सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 20% तक के नुकसान की संप्रभु गारंटी प्रदान करेगी। राजस्व विभाग ने टीडीएस, टीसीएस दरों में कमी के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की तरलता का प्रावधान किया है। 8 अप्रैल से 30 जून के बीच सीबीडीटी ने 62,361 करोड़ रुपए की रकम जारी की। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया गया है। इसके अलावा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। राजस्व विभाग ने विवाद से विश्वास योजना के तहत अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान करने की सुविधा को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने आईबीसी 2016 की धारा 4 के तहत डिफॉल्ट की मौजूदा 1 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया है। दिवाला और दिवालिया संहिता संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को 6 महीने के लिए अस्थायी रूप से निलंबित भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में कई बड़े ऐलान करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की थी, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 10% के बराबर है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणाली, युवा आबादी और मांग को भी रेखांकित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजस्थान कांग्रेस में आपसी खींचतान के चलते राज्य सरकार पर सियासी संकट बना हुआ है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट प्रदेश सरकार और पार्टी से नाराज हैं। उन्होंने अपने पास 30 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस के पास बहुमत के आंकड़े को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान में कांग्रेस के भीतर शुरू हुआ सियासी घमासान अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच की खींचतान के बीच जयपुर में सोमवार को कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई। इस दौरान एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया। पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि बैठक में बहुमत की संख्या से अधिक विधायकों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद कांग्रेस विधायकों को एक होटल में भेज दिया गया। कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट को बातचीत करने के लिए संदेश भी दिया गया है। हालांकि बैठक से सचिन पायलट समेत कई विधायक नदारद भी रहे। इस बीच बीजेपी की तरफ से सरकार के समर्थन में
विधायकों की संख्या को लेकर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग उठाई गई है। बीजेपी की प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री के पास आंकड़े हैं तो बहुमत साबित करना चाहिए। राजस्थान में राजनीतिक दलों की विधायकों की संख्या की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो कांग्रेस के पास 107 विधायक और बीजेपी के पास 72 विधायक हैं। वहीं निर्दलीय विधायकों की संख्या 13 है। इनके अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास 3, सीपीएम और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 और राष्ट्रीय लोकदल के पास 1 विधायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए मंत्रियों को आज विभागों का बंटवारा किया। मंत्रियों को शपथ दिलाने के 10 दिन बाद विभागों का आवंटन किया गया। साथ ही कुछ के विभागों में फेरबदल भी किया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा का गृह मंत्रालय बरकरार रखा गया है, जबकि उनके पास से स्वास्थ्य मंत्रालय लेकर प्रभुराम चौधरी को आवंटित किया गया है। अन्य प्रमुख मंत्रियों में तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग, गोविंद सिंह राजपूत को राजस्व और परिवहन विभाग, प्रद्युम्न सिंह तोमर को ऊर्जा विभाग, महेंद्र सिंह सिसोदिया को पंचायत और ग्रामीण विकास और इमरती देवी को महिला और बाल विकास विभाग मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, विमानन और कुछ अन्य विभाग रहेंगे। मध्य प्रदेश में 2 जुलाई को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट रैंक के 20 और राज्य मंत्री स्तर के 8 मंत्री समेत कुल 28 मंत्री शामिल किए गए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश सरकार में अब 34 मंत्री हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ राय की मौत पर उनके परिवार और समर्थकों ने सीबीआई जांच की मांग की है। उत्तरी दिनाजपुर जिले के बेलिया में आज सुबह बीजेपी विधायक का शव लटका हुआ मिला। हेमतबाद क्षेत्र से विधायक देवेंद्र नाथ राय पिछले विधानसभा चुनाव में वाम गठबंधन के टिकट पर निर्वाचित हुए थे और लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार से मामले की जांच करने को कहा है। वहीं बीजेपी विधायक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को हत्या बताया जा रहा है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवेंद्र नाथ राय की मौत को संदिग्ध जघन्य हत्या करार देते हुए आरोप लगाया कि ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में गुंडाराज और कानून व्यवस्था की विफलता को उजागर करती है। केरल के मशहूर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन का अधिकार त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार के पास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के जनवरी 2011 के फैसले को पलट दिया है, जिसमें राज्य सरकार से मंदिर की पूंजी और प्रबंधन का नियंत्रण लेने के लिए ट्रस्ट बनाने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में पूर्व त्रावणकोर शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है। जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने सोमवार को फैसले में कहा कि अंतरिम कदम के तौर पर मंदिर के मामलों के प्रबंधन वाली प्रशासनिक समिति की अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश करेंगे। देश भर में सबसे समृद्ध और भव्य मंदिरों में से एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं सदी में इसके मौजूदा स्वरूप में त्रावणकोर राज परिवार ने कराया था। 31 जनवरी 2011 को केरल हाई कोर्ट ने मंदिर के अधिकार और संपत्ति को लेकर फैसला सुनाते हुए इस पर राज्य सरकार का अधिकार बताया था और इसके प्रबंधन के लिए ट्रस्ट बनाने को कहा था। पूर्व त्रावणकोर शाही परिवार ने केरल हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए इसे लागू करने की बात कही है। केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी के मामले में दोनों मुख्य आरोपियों को 8 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है। सोमवार को एनआईए ने दोनों आरोपियों स्वप्ना सुरेश और संदीप को कोच्चि की विशेष अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उन्हें हिरासत में भेज दिया। इससे पहले दोनों आरोपियों को शनिवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद दोनों को रविवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनलॉक के दौरान आप कोई भी लापरवाही नहीं कर रहे होंगे, मास्क जरूर पहन रहे होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।